अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग 3 मकतूब निगारी यानी खतूत निगारी के बाद आज हम लोग एक पढ़ेंगे ये इंटरव्यू यानी लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। सबसे पहले आप इंटरव्यू के बारे में जान लीजिए कि इंटरव्यू होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले किसी खास मौजू पर दो इस्तखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। मैंने देखिए आपको आम भाषा में सीखिए, यानी एक अगर इंसान कहीं जा रहा है, अगर उसके ऑफिशियल कोई रूम में जाकर बातचीत करना है खास चीज पर, उसे क्या कहेंगे? इंटरव्यू कहलाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आज के दौर में इसकी काफी अहमियत और अफादियत है। इससे इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ जिहाद का तजिया आसानी के साथ कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि इंसान कितना में पढ़ा लिखा है, कितना है, सब इंटरव्यू से लोग पता चल जाता है। वैसे ऐसा इंटरव्यू भी लिया जाता है। यानी इंटरव्यू यानी खास बातचीत को क्या कहेंगे हम लोग? एक मुलाकात के जरिए खास बातचीत करना इंटरव्यू कहलाता है। ठीक, यह एक मकसदी मामला है जिसमें से इंटरव्यू लेने वाला शख्स अपने सामने बैठे हुए की सीरत व सूरत की गहराई व गिराई, मैलान नफ्सियात व तवार का तजिया मकालमा के जरिए करता है। इंटरव्यू हन्नौज असनाफ़े उर्दू में अपना मकाम नहीं बना सका है, लेकिन अनकरीब उर्दू के नसर असनाफ में इसकी शमूलियत मुमकिन है। कह रहे हैं देखिए इंटरव्यू अब आज के दौर में इसके लिए ये फायदा है। अभी देखिए IAS, IPS, BPSC जो भी ये बड़ा बड़ा एग्जाम है, अगर देने के बाद अगर कोई इंसान 2 एग्जाम पास कर लेता है, तीसरा एग्जाम इंटरव्यू भी देता है। तीसरा एग्जाम आखिरी, देखिए जब 2 इंसान पढ़ लिख के पास हो जाएगा तो इंटरव्यू भी हमारा यकीन है निकाल ही लेगा। तो इंटरव्यू का ट्रिक होता है, निकल जाएगा। तो ये इंटरव्यू हम लोगों के लिए आम चाल में कहिए तो ये क्या होता है? एक मुलाकात के जरिए खास बातचीत करना क्या कहलाता है? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी की ओर। तो देखिए राजेंद्र सिंह बेदी, किताब को नहीं देखना, याद चाहिए सब हमको। अभी पूछेंगे पीछे वाला मतलब याद चाहिए। कब पैदा हुए? तो 1915 ईस्वी 1 सितंबर, वहां लिखा है ना 1 सितंबर, तो आपको समझ जाना है 1915 ईस्वी को पैदा हुआ। कहाँ? लाहौर में। कहाँ पैदा हुए? लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर। देखिए राजेंद्र सिंह बेदी ये इंटरव्यू लिखे हैं। आपको बता दें ये अफसाना निगार भी है, नावल निगार भी है। अब इंटरव्यू पढ़ेंगे देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले एक इनका अफसानवी मजमुआ का आप लोग ध्यान है, पहला अफसानवी मजमुआ, पहले चाहे पहला अफसानवी मजमुआ। अफसानवी मजमुआ का नाम है दाना व दाम। दाना व दाम, बेदाम भी कर दिया, ठीक ना। पहले अफसाने मजमुआ, अगर कहे पहले अफसाने का नाम तो हो जाएगा महारानी का तोहफा। अभी आगे आएगा, हम लोग दिखाएंगे। तो इसमें बहुत सारा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी से आपको कुछ नहीं याद रखना है, एक और याद रख लीजिए। चलिए उनका इंतकाल 1984 ईस्वी, इतना तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। नवंबर में हुआ था ना, तो खाली बस 1984 आपको याद रखना है। तो राजेंद्र सिंह बेदी से बस ये सवाल थे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इंटरव्यू की ओर। देखिए इंटरव्यू, बेदी से इंटरव्यू, यानी पता चला बेदी इंटरव्यू देने वाले हैं, तो लेने वाले भी कोई होगा नहीं। जब किसी चीज को हम भी देंगे तो कोई लेने वाला होगा ना। तो देखिए ये भी ध्यान दीजिए। उर्दू के अजीम अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के साथ यह इंटरव्यू 6 जुलाई 1984 ईस्वी को उनके कयामगाह पर ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए सदाबंद किया गया था। यह बेदी का आखिरी इंटरव्यू है। पूछा जाएगा बेदी का आखिरी इंटरव्यू है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है बेदी का ये आखिरी इंटरव्यू है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड कराया था। इस इंटरव्यू की अहमियत इस भी पड़ जाती है कि इसमें ज्यादातर सवाल अस्मत चगताई ने किए हैं और इंटरव्यू का मुख्तसर खाका ही यहाँ से पेश किया गया। मैंने कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल इनसे किया है तो कौन? अस्मत चगताई, यानी अस्मत आप। अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग चलते हैं, इंटरव्यू को शुरू करते हैं जल्दी से, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए इंटरव्यू लेने वालों का तारुफ। सबसे पहले इंटरव्यू लेने वाली है, देखिए नाम दिया जा रहा है अस्मत चगताई, उर्दू के अदब की मशहूर मुमताज अफसाना निगार और नावल निगार है। अस्मत चगताई ये देखिए उर्दू के आम अफसाना निगार और नावल निगार भी है। पढ़िए बेरा, वो मशहूर मजाक निगार अजीम बैग चगताई की बहन है। अगर आ जाए अस्मत चगताई पर 5 जुमला लिखे तो ये सब लिख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके शाहकार कहानियां और नावलों ने उर्दू अदब के सरमाया में काफी इजाफा किया है। दोनों असनाफ में फनी एतबार से उनका मर्तबा मकाम और खास बुलंद है। खासा बुलंद या खास बुलंद माने ये अस्मत चगताई के बारे में तारुफ है कि अस्मत चगताई नावल निगार भी है, अफसाना निगार भी है, उनका खास ये मकाम है। आगे देखिए, उसके बाद फयाज साहब आ गए, फयाज रिफात। उनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से इन एक तवील मुद्दत तक रहा है और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी सरफराज रहे। कौन? फयाज साहब, आपको याद रखना है। उर्दू जबान अदब की है लोग खिदमात के सिलसिले में लायक शायस रहे हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो भी रहे, ऑल इंडिया रेडियो ये अस्मत चगताई भी रहे ना, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद बेदी साहब, हम लोग बेदी, अब देखिए फयाज शुरू कर रहे हैं। फयाज क्या कर रहे हैं? बेदी साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं और आपका ताल्लुक भी ऑल इंडिया रेडियो से है। देखिए से जा रहा है 1948 में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। राजेंद्र सिंह बेदी 1948 ईस्वी में क्या रहे? स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। लेकिन उससे अलग आपका एक मर्तबा और बड़ा कद है और उर्दू अफसाने में आपका बहुत बड़ा नाम है। एक जमाने से जी चाहता था कि आपसे बैठकर बातें करें, कुछ पूछे आपसे अफसाने के बारे में, कहानी के बारे में, जिंदगी के बारे में। अस्मत आपा आपसे ज्यादा आसानी से बात कर पाएंगी। ये अस्मत आपा पे लगा दिए, बोले कि अब अस्मत आपा आपसे सवाल करेगी। मैंने ये जो है फयाज का है कि आपसे मुलाकात करने की हमको चाहत था, यानी पहले से सोच रहे थे आपसे कहानी के बारे में, अफसाना के बारे में पूछे। ये फयाज साहब कह रहे हैं किससे? राजेंद्र सिंह बेदी से, इंटरव्यू के दौरान। अब देखिए ये अब कह रहे हैं कि अब आपसे सवाल ये अस्मत आपा पूछेंगे। अब आप अस्मत आपा देखिए क्या करें, ठीक है। अस्मत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा। यानी राजेंद्र सिंह बेदी बोले कि अस्मत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा। आगे देखिए, अस्मत आपा कर एक दफा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि राजेंद्र सिंह बेदी की जुबान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा बहुत कम, छोटे छोटे जुमलों में बहुत कुछ कहते हैं। यह आपकी नवाजी से शुरू में खामी था, उसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया। मैं समझती हूँ कि वह खामी नहीं है। देखिए आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह बेदी से अस्मत आपा के पास कोई आया और कहने लगा कि राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कहें कि राजेंद्र सिंह बेदी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले वो छोटे छोटे अल्फाजों में बहुत बड़ी बड़ी बातों कह देते हैं। पहले कुछ तो खामियां है लेकिन अब खामियां उनमें नहीं है। अस्मत आपा अगर किसी से मुलाकात हुआ तो ये अस्मत आपा बता रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद ये कह रहा है बेदी साहब, इन दिनों में मेरी उर्दू काफी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता है। अच्छा बेदी साहब, मैं समझता हूँ कि लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, यहाँ सवाल आ सकता है राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ काम करते हैं? तो लाहौर के पोस्ट ऑफिस में करते थे। इस जमाने में ही आपने पहला अफसाना लिखा, वह अफसाना लिखने ही शुरू की और आपको कैसे मिली? वह अफसाना कौन सा था और वह कहाँ शाये हुआ था? ये मैंने कहना चाह रहा है कि अफसाना जो लिखे थे ये लाहौर में जो पहला ये 1900 आपको जहाँ बताया लाहौर में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, कौन सा अफसाना होता? देखिए बेदी साहब, देखिए वह अफसाना था महारानी का तोहफा। आ गया ना, ये पहले अफसाना है, आपको ध्यान है महारानी का, आपको बताया ना, ये आपको याद रखना है, दोनों में अंतर रखना है। महारानी का तोहफा, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कह रहा है अफसाना, ये पहले अफसानवी मजमुआ है। दोनों में अंतर है ना, अफसानवी मजमुआ कहेगा तो दाना व दाम और अफसाना कहेगा तो ये महारानी का तोहफा, ठीक। अब आगे देखिए, साल बेहतरीन अफसाना करार दिया गया। मैंने कहा जा रहा है कि ये सबसे बेहतरीन अफसानों में से एक अफसाना था महारानी का तोहफा, नाम ही ऐसा है, ठीक है। आगे देखिए, फयाज करे, मैं समझता हूँ बेदी साहब, अफसाने ने जो जुबान होती है वह आराइशी जुबान नहीं हो जाती है, होनी चाहिए। वह तो इसके कैरेक्टरी की जुबान होनी चाहिए जो वह बोल रहा है। यह तो अदीब की तख्लीकियत होती है। बड़ा अदबियत तो अपनी जुबान खुद लेकर पैदा करता है। इस सूरत में अदीब और अतराज बिल्कुल बेजा है, बेबाजा है। किसी के अफसाना पर राय देनी हो तो आजकल की कहानियां कहा जाता है। अफसाना बहुत
बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर यह जुबान सुनते सुनते तो मैं आजीज आ गया हूँ। फिर मैं तो वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे जहन में आते हैं। अच्छा बेदी साहब, आपके अफसानों में जो मैंने महसूस किया वो पिछले चंद वर्षों में आपके अफसानों में देखिए क्या रहा, हिंदू मैथोलॉजी यानी कह रहा है हिंदू मजहबी के अकायद नुमाया है। आपके यहाँ जो यह एक नई चीज पैदा हुई है, इसकी क्या वजह है? कह रहा है कि मैंने देखा है कि आप हिंदू मजहब के बारे में अफसाना लिखिए, उन पर अफसाना लिखिए, आखिर इसकी एक वजह क्या है? ये कौन कह रहे हैं? राजेंद्र सिंह बेदी से ये फयाज कह रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। आगे देखिए बेदी क्या करे, वजह यह है कि हमारे यहाँ बेशतर लोग मुसलमान का ही किरदार लाते हैं अफसाना में। आप ध्यान से सुनिए, मैंने सोचा पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू हैं, उनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा वो मेरे अफसानों के किरदार मुसलमान भी हैं, जैसे तातिल बता रहे हैं कि अगर हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाई भी हैं तो उनको नाम लेंगे तो जरा मेरा भी नाम होगा और बढ़ेगा। करे मेरा भी नाम आया है तो लोग और बढ़ावा देंगे, तो क्यों ना, आखिर मुसलमान का भी तो किरदार मौजूद है मेरे अफसाने में, मैंने बताना चाहते। ये इंटरव्यू देखिए दौरान बातचीत हो रहा है। देखिए अब असमत चकताई क्या कर रही है। असमत, एक कहानी तुमने बड़ी खूबसूरत लिखी थी कि एक लड़की कहीं पर जाती है तो एक बूढ़ा आदमी, देखिए ध्यान से सुनिए इस कहानी को, आदमी मूड में उसके पीछे पड़ जाता है, पीछे जाता है। वो बहुत खूबसूरत कहानी थी। हाँ, वो बूढ़ा देखता रहता है और वह लड़की बहुत गुस्सा में आ जाती होती है, यह बूढ़ा कौन है, मेरे पीछे पड़ गया है। यह बात मालूम होता है कि वह बूढ़ा इसलिए पैगाम लाता है कि वह अपने बेटे का पैगाम लाता है। बेदी साहब कह रहे हैं कि लाता है कि लेकिन वह लड़की समझती नहीं है और उसकी हर बात का जवाब जली कटी हुई देती है। फिर एक रिश्ता आता है और वहां शादी हो जाती है। ससुराल में उससे कोई कहता है कि बेटा तुम खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी ना, जितनी रहो। फिर वह मुंह उठाकर देखती है तो वही बूढ़ा है। आपको बता दे, आप ध्यान से सुनिए, एक औरत के पीछे एक बूढ़ा पड़ा था, जो कहानी लिखी थी वो सोच रही थी ये बूढ़ा कोई और नियत से पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको जली कट, लड़कियां तो ऐसी ही होती है, जहाँ कोई अरे अकेला में कोई चले तो ठीक है, लेकिन कोई और आ जाए तो उसको ऐसा बोलेगी जैसे उससे कोई ज्यादा स्मार्ट है ही नहीं। समझ रही है बात को? ये जली कटी बोल रही है, उसको समझ नहीं रही कि बूढ़ा हो सकता है कोई वजह से पीछे पड़ा हो। सब बदवे अपने समझ लेती है, नहीं समझ रही है। देखिए उसको जली कटी सब बोल दी, पता चला कि वो अपने बेटे के लिए रिश्ता, तब उसको देखिए कितना बढ़िया बात लिखा है कि और फिर वह मुंह उठाकर देखी तो वही बूढ़ा है और उसका मुंह बन गया। गलत सोच, इसीलिए पहले आपको किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं सोचना है, नियत को अच्छा रखना है। नियत अच्छा रखिएगा तो सेब मीठा होगा, नियत अच्छा रखिएगा तो सेब खट्टा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? आगे देखिए बूढ़ा फयाज करे, बेदी साहब आप फिल्मों के साथ साथ वाबस्ता रहे हैं और उसमें आपका अपना तजुर्बा भी काफी है। दस्तक, गरम कोट के दीवार, देवदास, मिर्जा गालिब और मधुमती ये वगैरह बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई है। ये फिल्म इनका नाम है, याद नहीं रखना है, आपको देख लेना है। मिर्जा गालिब को याद रखना है, उसके बाद गरम कोट भी याद रखना है, दस्तक भी याद रख लीजिएगा। बेदी कह रहे हैं बजाय फिल्मी दुनिया अदबी में दुनिया में नहीं होती, तिजारती दुनिया होती है। मुझे इस दुनिया का काफी तलखी तजुर्बा है और अब मस्जिद इससे तिजारती दुनिया का तजिया नहीं चाहता। हम लोग, ये असमत कह रही है, हम लोग बम्बई में रहते हैं ना, बम्बई में लोग फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बेदी आपका कहना दुरुस्त है, बम्बई के बाजार ही फिल्मी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ सबसे बुरी जगह कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे समाज का सबसे बुरी जगह बाजार है। समझ रहे, सबसे बुरी जगह कौन है? बाजार। ये देखिए आगे देखिए, लोगों की अक्सरियत का मिजाज भी फिल्मी है। मेरी कहानियां पर फिल्में बनी है, लेकिन मैं फिल्म बनी का शौकीन नहीं। अब तो ना महबूब जैसा डायरेक्टर और ना ही याकूब जैसा कैरेक्टर। पहले कहानी फिल्म बनती थी, अब तो कैरेक्टर और अदाकारियों के मुताबिक कहानी लिखने वाला बम्बई के बाजार में मिलने लगे हैं। देखिए यूं ही खराब गाना फिल्में सब निकल रहा है। ये कहीं रोड पे चलता फिरता आदमी कुछ भी बना दे रहा है, कुछ भी बोलते रहा है, गाना फिल्म। पहले जैसा कैरेक्टर जो याकूब कहाँ मौजूद है, पहले जैसा कोई कैरेक्टर निभा दे तो देखना लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब का बाजार में चलता फिरता एक आम आदमी अगर कोई क्या करता है, उल्टा पलटा भी बोल देते, चलो ये गाना में मशहूर हो गया। देख रहे हैं ना, आदमी कुछ वो बजा दे रहा है तो हो जा रहा है, गाना मशहूर हो जाएगा।
तो ये हो जा रहा है, यही कह रहा है कि बम्बई में तो ये आजकल फिल्में क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है। देखिए बाजार में कोई भी फिल्में चल रहा है। आगे सुनिए, बेदी साहब आपको ड्रामों का भी एक मजमुआ मौजूद है, 7 खेल, इनका आपको लिख लेना है। इनका ड्रामा कौन सा है? 7 खेल, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछ देता है अंदर से, कोई पढ़ाई भी नहीं करता है ना जानता है, पूछता ड्रामा 7 खेल किसका लिखा हुआ है, तो आपको ये करें तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। आगे देखिए, उर्दू में ड्रामा ही नहीं, हम लोग आगे नहीं ना पढ़ गए हैं ना, हाँ ठीक है। तो हाँ देखिए, उर्दू ड्रामा ही नहीं, आखिर क्या वजह है कि हमारे हाँ ड्रामा सिंह की हैसियत से भी ज्यादा मजबूत और अस्तूर नहीं है। ड्रामे की जिस किस्म की लेंथ तवालियत होनी चाहिए इतनी नहीं है। हम लोगों ने बगैर तजिया हासिल किए ड्रामे लिखे। तो ये कह रहे हैं कि इनका ड्रामा उतना बढ़िया नहीं है। जो लाइन लेंथ होना चाहिए ड्रामा निकाली, आपको पता है ना, उसमें तवालियत यानी जिसका उसका मुद्दत समय होना चाहिए, लाइन लेंथ वो एक मुद्दत तक होना चाहिए ताकि लगे कि ड्रामा है। और यहाँ कह रहे हैं कि मेरा ड्रामा तो वैसा नहीं है जिसमें लाइन लेंथ हो, जिसमें लंबी हो, ड्रामा लंबी होना चाहिए, उसमें लाइन लेंथ पता चले। तो इसमें कह रहा है कि मेरा ड्रामा वैसा नहीं है, यानी वो ड्रामे स्टेज नहीं किए जा सकते हैं, यानी वो ड्रामा कहाँ नहीं किए जा सकते हैं, स्टेज है। आगे देखिए, बेदी साहब, जी हाँ ड्रामे बहुत उम्दा है लेकिन स्टेज नहीं किया जा सकते, मतलब ड्रामा बहुत बढ़िया है लेकिन स्टेज नहीं किया जाता। आगे देखिए, अस्मत, हमारी हाँ जिलानी बानो का एक नावल ऐवाने गजल बहुत अच्छा है, अभी आपको पढ़ना है, हमको याद आ गया ऐवाने गजल, बताए आपको एक अफसाना कल परसों अपलोड किए हैं, प्रोमिस आप लोग सुनिएगा किस तरह से वो लोग माँ बाप को धोखा देते हैं। प्रोमिस उसमें हम लगाना चाहते थे हेडिंग लगा दे कि आज का प्रोमिस बोले तो धोखेबाज, लेकिन छोड़ दिए। प्रोमिस जो वहाँ पढ़िएगा, जब प्रोमिस पढ़ा रहे इन्हीं का प्रोमिस का लिखने वाली है जिलानी बानो, और जिलानी बानो का एक नावल नहीं 2 नावल बताते हैं, ऐवाने गजल बारिश संत। आपको ऐवाने गजल पूछ सकता है, ऐवाने गजल क्या है दिया है तो पूछेगा, तो नावल है ये किसका है, तो जिलानी बानो का। अब नोट पे नहीं इधर ध्यान दीजिए, आप लोग तो ऐसे बता देने पर, अब इधर ध्यान दीजिए। बेदी साहब, पाकिस्तानी मंसूबों ने नावलों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है, मैंने भी एक छोटा सा नावल लिखा है, एक चादर मैली सी। लीजिए आपको याद रखना है बेदी का नावल का नाम एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, हाँ एक चादर मैली सी, आपको ध्यान रखना है। इनका एक चादर मैली सी यानी क्या है, नावल है, ड्रामा, 7 खेल, अफसाना, महारानी का तोहफा, अफसानवी, दाना व दाम, सब याद होना चाहिए, ये नहीं कि याद नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, हम लोग पहुंचे, उसके बाद एक चादर मैली सी, बस वह लिख के बैठ गया। बेदी साहब, याद करें बेदी साहब, हमें आपकी अलालत का एहसास है, लेकिन अगर आप लाहौर की कुछ यादें दोहराए दे तो हमारे सामने आपकी पूरी जिंदगी आ जाएगी। मैंने कहा कुछ लाहौर की बातें बता दें तो आपकी जिंदगी पूरी आ जाएगी। हम बताएं कि इंटरव्यू में उसकी जिंदगी की गहराइयाँ सब ली जाती है। आप देखिए बेदी भाई, सबसे पहले तो उपेंद्र नाथ अश्क मेरे दोस्त थे। कौन दोस्त है इनका, उपेंद्र नाथ अश्क। उनकी बीबी का इंतकाल हो गया तो वह ज्यादातर मेरे घर पर पड़े रहते थे। पता चला कि उनका एक दोस्त थे जिनका बीबी का इंतकाल हो, तो पता चला इनके साथ ही घर पे रहते थे दोस्त उपेंद्र नाथ। कृष्ण की बात, कृष्ण चंद्र है ये, आपको ध्यान रखना है। कृष्ण की बाबत में मैंने उनकी कहानियां पढ़ी थी, बहुत मुतासिर हुआ। नतीजा यह हुआ कि रास्ते से कोई आदमी गुजरता तो मैं उससे पूछता, देखिए कृष्ण भी इनका एक बहुत पुराना साथी दोस्त, ये पूछते हर वक्त जाते तो कृष्ण पूछता था कि आप कृष्ण चंद्र हैं। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गया तो पता चला कि वहाँ कैरियर रिसाला शाये होता है और उसके एडिटर कृष्ण चंद्र है। मैंने देखिए इनको पंजाब लाइब्रेरी में इनसे उनका मुलाकात होता है और कहते हैं मैं वहां गया और मैंने कहा कि आप कृष्ण चंद्र हैं। वो कहने लगे तुम राजेंद्र सिंह बेदी हो। देखिए कह रहे किसी के तुम कृष्ण चंद्र हो, देखिए कह रहे राजेंद्र सिंह तुम बेदी हो। देखिए आकर हाँ फिर हम दोनों गले मिले। अच्छा बेदी साहब आपकी सआदत हासिल हुई। आज की गुफ्तगू यहीं पर खत्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये इंटरव्यू आपका खत्म हुआ। अब हम लोग सवाल जवाब देख लेते हैं, अच्छी तरह से पूरा याद होना चाहिए। देखिए मुख्तसर तरीन सवाल में इंटरव्यू लेने वालों का नाम बताइए। तो इंटरव्यू लेने वालों के नाम आपको लिख दीजिएगा। अस्मत चगताई, फिर से फयाज रिफात, आपका नाम लिख दीजिएगा। किसका इंटरव्यू लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बेदी का है। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए।
ठीक है ना। बेदी के पहले अफसाने का नाम, पहले अफसाने का अर्थ इसमें कौन होगा, महारानी का तोहफा। बेदी की मौत कब हुई, तो बेदी की मौत 1984 ईस्वी में हुई। आगे मुख्तसर सवाल में राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख पैदाइश लिख सकती हैं आप, 1915 ईस्वी लाहौर में। सब याद होना चाहिए, हम देख नहीं रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, इसीलिए उस पर कम लिखते हैं, ज्यादा याद दिलवाते हैं। बेदी ने किन किन दफातर में काम किए, दिखाए तो उस वक्त भी बताए थे कि आप नोट्स कर लीजिए, इसलिए अभी बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बताते हैं। तो लाहौर के पोस्ट ऑफिस में काम किया ना, अभी याद पड़ा, देखिए तो बता रहे नहीं, आपको खोज के लिख के लाना है। अगला देखिए, बेदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे, ये भी बताएं, ये किस महकमा में काम करते थे, तो ये भी देख लेना। पीछे बार बार आपको बताएंगे नहीं, रोज रोज बता देते हैं तो एकदम कब मेहनत करना सीखिएगा, हम नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़िएगा। आगे, अस्मत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे। पहले ही बताए थे कि अस्मत आपा के बारे में इस तरह से लिखना, अस्मत आपा क्या है, या अस्मत आपा खवातीनो अफसाना निगार के बारे में क्या बताइए, भी आप लिख सकती हैं। नहीं आएगा तो लाइक का नाम सुधार देंगे। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, लेकिन अभी लगले पीछे बताए थे, पंजाब के लाइब्रेरी में। तो ये सब सवालात रहा, आप लोगों को अच्छी तरह से देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।